नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। 18 जुलाई को भारत में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें एक ओर एनडीए समर्थित श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी प्रत्याशी के तौर पर थीं, जो कि झारखंड की पुरानी राज्यपाल भी रह चुकी हैं। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों द्वारा श्री यशवंत सिन्हा जी को चुनाव में अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया गया, जो कि स्वयं भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इस चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विजयी रहीं और 25 जुलाई को उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ग्रहण की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समुदाय से आने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति हैं एवं भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, क्या उसके लिए योग्यताएं होती हैं, और इस सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। बात करें राष्ट्रपति चुनाव की, तो संविधान सभा जिसका गठन 1946 में किया गया था, उसमें कुछ लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रधानमंत्री की तरह ही प्रत्यक्ष तरीके से करना चाहिए, अर्थात जनता द्वारा सीधे राष्ट्रपति को चुना जाना चाहिए। और कुछ लोगों का मानना था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होना चाहिए, मतलब जनता द्वारा जो भी लोग चुने गए हैं वो राष्ट्रपति को चुने। अंततः संविधान सभा ने राष्ट्रपति चुनाव को अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का निर्णय लिया। इसके उन्होंने दो कारण दिए। पहला, भारत में राष्ट्रपति जो है वह संवैधानिक प्रमुख है, पर वास्तविक शक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा किया जाएगा और प्रधानमंत्री भी जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के आएगा, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक क्लैश देखने को मिलेगा, जो कि भारतीय संविधान के लिए एक सही नहीं होगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि भारत जैसे जटिल भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराना काफ़ी महंगा होगा और प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाएगी, जिसके कारण संविधान सभा ने राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का निर्णय लिया। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, तो इसमें कौन कौन वोट डाल सकता है, कौन एप्लीकेबल है इसके लिए, और आखिर जो ये वोट होते हैं ये कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इनका। तो सबसे पहले बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा विधानसभा जो कि राज्यों के होती है वहाँ के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभाएं हैं जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अब संसद के दोनों सदनों के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यों के जो भी विधानसभा के सदस्य हैं, उनके वोटों की जो वैल्यूज़ होती है ओवरऑल वो सेम होती है। किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों का जो वोटों की वैल्यूज़ होती है उसको हम उस राज्य के टोटल पॉपुलेशन से, ठीक, वहाँ की जो भी विधानसभा सीटें हैं उससे डिवाइड किया जाता है, देन से डिवाइड किया जाता है, और जो वैल्यूज आती है उसको अप्रॉक्स करके हम विधानसभा के एक सदस्य की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा कौन हो सकता है। तो इसके लिए संविधान में आर्टिकल 58 के तहत 3 प्रावधान दिए गए हैं। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज जो है वह कम से कम 35 उम्र पूरी कर चुका हो। और तीसरा, वह व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में खड़े होने की योग्यताएं रखता हो। और इसमें एक बात और ये रखी गई कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा वह किसी भी केंद्र या राज्य में किसी भी तरीके से लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे बता दूं कि लाभ के पद में जो व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यपाल होगा उसको लाभ के पद में नहीं माना जाएगा। ठीक, अब बात करें कि ठीक है, कोई व्यक्ति योग्यताएं रखता है और वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब चुनाव, अभी आपने समझ लिया कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाता है। अब चुनाव उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कुल 5 वर्ष का होता है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक के लिए। लेकिन वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, और उससे पहले भी 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है।
अगर राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के द्वारा उसको हटाने का भी प्रावधान संविधान में रखा गया है। बात करें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं। तो हम शक्तियों को कई भागों में समझ सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ठीक, राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं एवं कुछ राष्ट्रपति को कुछ सैन्य शक्तियाँ भी दी गई हैं। अब हम इनको समझते हैं कि आखिर ये शक्तियाँ हैं क्या क्या। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो भारत सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, भारत के महान्यायवादी, भारत के कैग, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करते हैं अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत, सत्रावसान एवं नए चुनाव से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति नए चुनाव के बाद एवं प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र को संबोधित कर सकते हैं। आर्टिकल 111 के तहत कोई जो भी विधेयक संसद द्वारा पारित होता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, चाहें तो उसे रोक सकते हैं एवं पुनर्विचार के लिए भी संसद को लौटा सकते हैं। लेकिन अगर संसद द्वारा उस विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी होता है। बात करें अब राष्ट्रपति के वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में लाया जाता है। राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे हेतु हर 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का गठन भी करते हैं। बात करें राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या किसी तथ्य पर सलाह ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। इसके साथ ही राष्ट्रपति चाहें तो किसी दोष सिद्ध व्यक्ति की सज़ा को कम, माफ़ या निलंबित कर सकते हैं। किसी दोष सिद्ध व्यक्ति की मृत्युदंड की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। बात करें राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होते हैं। संसद की अनुमति के अनुसार युद्ध एवं युद्ध समाप्ति की घोषणा भी कर सकते हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 356 एवं 365 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति अगर उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। इसके साथ ही अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति को कुछ वीटो पावर भी दी गई हैं, जैसे अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो एवं पॉकेट वीटो। तो यह था राष्ट्रपति पद के बारे में जो कि भारतीय संविधान में दिया गया है। ऐसे ही राजनीतिक, संवैधानिक एवं करंट अफेयर जैसे न्यूज़ों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।